वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है रेडियो एक्टिविटी, उसके बारे में। क्लास 12th का चैप्टर हमारा 13 चल रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है गाइस, न्यूक्लियाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था मास डिफेक्ट के बारे में। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, एक बार उसको फिर से देख लेते हैं गाइस। मास डिफेक्ट क्या था कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये कुछ न्यूक्लियोइड है गाइस, जो न्यूक्लियस के अंदर है गाइस। ठीक है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये है। अब हम बोल रहे हैं कि इनका वेट, जैसे कि इसका ये 1 kg है। ठीक है गाइस, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है। ठीक है, ये न्यूक्लियन जो होते हैं ये क्या है, इनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा न्यूक्लियस बनता है। इन न्यूक्लियन से मिलकर ये क्या बन रहा है कि हमारा जो क्या बन रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है। ठीक है गाइस, तो इन न्यूक्लियन से मिलकर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। यानी कि ये जो है मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियस बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इनका जो है अलग अलग अगर हम वेट देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं न्यूक्लियंस का जो वेट है वो कितना है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 6 kg है। लेकिन जब ये सेपरेट, जब इनका वेट देख रहे हैं हम, इनसे अलग अलग वेट निकाल के हम बोल रहे हैं कि इन न्यूक्लियंस का वेट जो निकाल के हम बोल रहे हैं कि ये कितना है, ये 6 kg है। अब ये जो इनसे जो न्यूक्लियस बन रही है, इसके अंदर भी कितने न्यूक्लियंस होंगे, 6 होंगे। मान लो 3 इसमें प्रोटॉन है और 3 इसमें न्यूट्रॉन है। इनसे मिलकर हमारा न्यूक्लियस बन रहा है, तो इसमें भी न्यूक्लियन कितने हो गए, 6 न्यूक्लियन हो गए। तो इसका वेट हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इसका वेट होना कितना चाहिए, 6 kg होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर बना है, तो 6 होना। लेकिन जब ये बनने के बाद हम देखते हैं कि ये जैसे बन गया ये न्यूक्लियस, और हम उसके बाद अगर हम इसका वेट निकालते हैं तो हम देख पा रहे गाइस कि इसका वेट जो होता है 6 ना होकर इसका वेट क्या होता है, सपोज कीजिए कि 5.99 हो गया, 5.99 हो गया। यानी कि इसके वेट में क्या होगी, इसके मास में क्या है, कुछ कमी आ गई जब ये बनता है। तो इस मास में ये जो कमी आ रही है ना, इसी कमी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि ये जब बनते हैं तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी किस जो मास होता है ना, उस एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और इसका जो मास में क्या हो जाता है, कुछ कमी आ जाती है। उसी कमी को हम क्या बोलते हैं, इस लॉसेस को, जो ये मास में जो लॉसेस हो रहा है ना, इसी लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं गाइस। कि रियल में इतना वेट होता है और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए, और ये जो डिफरेंस होता है ना मास में, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं गाइस। अगली बात समझ। तो अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है गाइस, कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है गाइस। ठीक है, ओके गाइस। तो रेडियो एक्टिविटी में अब देखते हैं गाइस कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है गाइस। देखिए हमारे नेचर में हमने अब तक लगभग 1000 प्लस जो है न्यूक्लियस के जो हम देख चुके हैं गाइस। ठीक है, कि 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियस हम क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं गाइस। ठीक है, लैब में या फिर नेचर में इस तरह से हमने फाइंड आउट किए हैं गाइस। चलो, तो अब मैं बात कर रहे हैं, इसमें कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं गाइस वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और कुछ अनस्टेबल होते हैं। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ फिनोमिना डिफाइन करते हैं, यानी कि शो करते हैं गाइस। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिव फिनोमिना बोलते हैं। और उसके अंदर ये क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल या फिर गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को है वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं गाइस। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक फिनोमिना है। द रेडियो एक्टिविटी वाज ए न्यूक्लियर फिनोमिना, यानी कि एक न्यूक्लियस का क्या है, एक फिनोमिना है इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जो है एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो क्या है, अंडरगोन ए डीके, यानी कि उसके अंदर एक क्या होता है, एक डीके होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक डीके होता है। दे गेन स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, या तो अल्फा पार्टिकल वो क्या करते हैं, डिनोट करेंगे, जो है एमिट करेंगे, और गामा रे डिनोट करेंगे। ये इन दोनों में से एक करेंगे, या तो अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल, और साथ में गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो क्या करते हैं, एमिट करेंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी, यानी इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी गाइस। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या करती है, रेडियो एक्टिविटी कौन क्या है, एक न्यूक्लियस का एक फिनोमिना है जो क्या करता है कि उसमें से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या फिर और उसके साथ क्या है, गामा जो रेज होती है उनको एमिट करके अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है, जिस फॉर्म में वो स्टेबल होता है उसमें लाता है। ठीक है ना, तो कौन सी चीज न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सी
अनस्टेबल है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, वो सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। हमने एक्सपेरिमेंट से डाटा कलेक्ट किया है कि ये न्यूक्लियस यहाँ पर इस फॉर्म में स्टेबल होता है और इस फॉर्म में अनस्टेबल होता है गाइस, ठीक है। जैसे कि ग्राफ, जब एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके जब एक ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने बताया कि 20 तक तो जो है 20 तक जो है पार्टिकल जो 20 तक थे वहाँ तो जो z इक्वल टू 1 होता है, यानी कि z क्या होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो 1 आ रहा है 20 तक, तो जब क्या है 1 है, क्या है 1 है, यानी कि 20 तक पार्टिकल जो है स्टेबल तब होते हैं जब उनका z क्या है 1 के इक्वल हो। z मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1 के इक्वल हो, और उसके बाद के जो पार्टिकल्स है वो अगर 1 से बड़े होंगे तो ज़्यादा क्या हो गए स्टेबल होंगे। तो कोई भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा, जब उसका नॉर्मली जेड जो है क्या होना चाहिए 1 या 1 से लगभग बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जब साइंटिस्ट ने ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसके बाद जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो उन्होंने फाइंड आउट किया गाइस कि इस कर्व पर देखिए न्यूक्लियस जो है इसके आसपास कहीं भी हो सकते हैं, तो है ना, और इस कर्व पे भी होंगे, ठीक है ना। तो इस कर्व पर जो न्यूक्लियस मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, इस कर्व पर जो न्यूक्लियस मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। बाकी ये सब चाहे इससे नीचे हो चाहे ये ऊपर हो, ये सब क्या अनस्टेबल है। और ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को ये क्या करेंगे एमिट करेंगे और ये इस कर्व पर आने का ट्राई करेंगे गाइस, और उससे अपने आप को क्या करेंगे स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे गाइस। तो उस फिनोमेना को जिसमें क्या होते हैं हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या फिर गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है एमिट करता है और अपने आप को क्या बनाता है स्टेबल बनाता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब देखिएगा ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसके लिए कोई पता नहीं है कि कब रेडियो एक्टिविटी, कोई भी पार्टिकल कब रेडियो एक्टिव होगा या कब उसमें जो है रेडियो एक्टिविटी शो होगी या कब नहीं होगी, इसके बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, ये रेडियो एक्टिविटी है ये टेम्परेचर या केमिकल रिएक्शन या प्रेशर इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है गाइज। ये डिपेंड किस पर करता है, ये जो न्यूक्लियस है वो हमारा जो है किससे मिलकर बना हुआ है, या मतलब कौन से मटेरियल का न्यूक्लियस है उस पर ही केवल डिपेंड करता है। उसकी जो है आगे हम बात करेंगे किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन चीज़ों पर ये डिपेंड नहीं करेगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है गाइस, कि हाई टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या केमिकल रिएक्शन होगी, इन चीज़ों पर ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन वगैरह किससे होती है इलेक्ट्रॉन से होती है, न्यूक्लियस पर उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है। तो ये जो है ये एक न्यूक्लियस रिएक्शन है और इस पर टेम्परेचर और जो प्रेशर या केमिकल रिएक्शन है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गाइस। अब इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, अल्फा डीके की हम बात करेंगे, जैसे आगे हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं जो अल्फा डीके होता है ना गाइस। अल्फा डीके में क्या होता है गाइस, इसमें हीलियम जो है, हीलियम जो होता है उसका न्यूक्लियस क्या होता है एमिट होता है गाइस। हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि जिसके अंदर हीलियम जो होता है इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन है ना, और ये मास होता है उसका। देखिए हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है गाइस, ये जो हमारा हीलियम का न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होते हैं 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं गाइस। तो ठीक है, तो अल्फा डीके के अंदर जो है हीलियम का न्यूक्लियस एमिट होता है गाइस। किसका न्यूक्लियस एमिट होता है, एक हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है वो एमिट होता है। बीटा डीके के अंदर क्या होता है, बीटा डीके के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं डीके होते हैं गाइस। बीटा डीके के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन या जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे एमिट होते हैं गाइस, ठीक है। और जो गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें गाइस गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ना गाइस, इसमें क्या होता है फोटोन एमिट होते हैं। क्या होते हैं इसमें हाई एनर्जी के क्या होते हैं फोटोन एमिट होते हैं गाइस, ठीक है ना। जैसे वेव जो निकलती है ये क्या है वेव है, तो इसमें क्या होंगे फोटोन होंगे, तो इसके अंदर क्या होते हैं फोटोन एमिट होते हैं। इसके अंदर हाई एनर्जी के जो क्या होते हैं, इसको हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। हाई एनर्जी के फोटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं एमिट होते हैं गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो है रेडियो एक्टिव लॉ है जो रेदरफोर्ड वगैरह ने दिया था, जो रेदरफोर्ड जिसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं कि भाई रेदरफोर्ड सोडी लॉ भी बोल सकते हैं। तो हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी लॉ, यानी कि कब कोई भी न्यूक्लियस
जैसे उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करेगी या नहीं करेगी। तो एक रेडियो एक्टिविटी लॉ है जिसको हम रेदरफोर्ड सोडी लॉ भी बोलते हैं गाइस, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी लॉ या रेदरफोर्ड सोडी लॉ गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो है, रेडियो एक्टिविटी लॉ हम बात बोल सकते हैं या फिर रेडियो एक्टिव डीके लॉ बोल सकते हैं या रेदरफोर्ड सोडी लॉ है, उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस, ठीक है। तो इस लॉ में क्या कहता है कि जो हमारी कि भाई रेडियो एक्टिविटी डीके जो है ये कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, फिक्स प्रोसेस नहीं है कि भाई इतना आप टेम्परेचर दोगे तो यहाँ से इतनी फ्रीक्वेंसी दोगे तो यहाँ से फोटोन निकलेगा। जैसे हम पीछे बात करते आ रहे थे कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी की अगर आप इस पर रे डालोगे तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा गाइस, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे इस तरीके से लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फिक्स लॉ नहीं है। ये जो फिनोमेना है, जो रेडियो एक्टिव डीके जो होता है गाइस, ये क्या होता है, एक रैंडम प्रोसेस है। इसमें आप ये नहीं बता सकते कि हाँ अब इसमें से यहाँ से ये जो है हमारा रेडियो एक्टिव डीके होगा गाइस, इस न्यूक्लियस में से रेडियो एक्टिव डीके होगा, इस न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिव डीके होगा, ऐसा नहीं बता सकते। तो हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी डीके इज ए रैंडम प्रोसेस, यानी कि ये एक रैंडम प्रोसेस है, फिक्स नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि अब इसमें होगा अब नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है। इट इज ए स्टैटिक्स, ये है क्या, स्टैटिकल जो है फिनोमिना दैट ओबेज द प्रोबेबिलिटी, जो लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक बॉक्स में आपने फिक्स बहुत सारे न्यूक्लियस डाल दिए और अब उसके अंदर क्या कहते हैं फ्रोट जो है क्या कर दिया, इसमें जो फोटोन की बौछार कर दी है, इस तरीके से फोटोन वगैरह कुछ डाल दिए, तो उसमें से कितने न्यूक्लियस जो है रैंडमली जो कितने न्यूक्लियस जो उसमें जो है इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिविटी डीके शो करेंगे, ये हम फिक्सली नहीं बता सकते, ये एक प्रोबेबिलिटी रेशियो है, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द, ये क्या है, एक जो है प्रोबेबिलिटी रेशियो है, ठीक है गाइस। तो ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ गाइस, रेडियो एक्टिव डीके लॉ है, हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि रेदरफोर्ड सोडी जो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इन्होंने जो है रेडियो एक्टिव लॉ दिया गाइस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो ये रेडियो एक्टिविटी डीके जो होता है ना गाइस, ये किसी भी न्यूक्लियस में होगा या नहीं होगा, ये आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। ये एक रैंडम प्रोसेस है, आपने बहुत सारे न्यूक्लियस लिए, कुछ उसमें से कुछ के साथ ये हो जाता है रेडियो एक्टिव डीके और कुछ में नहीं होता है, तो ये कोई फिक्स आप नहीं बता सकते कि भाई अब होगा ही होगा। जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चरों में देखा, पिछले चैप्टर में देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी की आपको उसमें जो है क्या है लाइट डालनी ही पड़ेगी, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो हम फिक्स बता सकते थे कि इस फ्रीक्वेंसी की अगर आप डालोगे तो इसमें से एमिशन होगा, इसमें से नहीं होगा, तो फिक्स बता सकते। ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक रैंडम प्रोसेस है गाइस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि रेडियो एक्टिव डीके इज ए रैंडम प्रोसेस, इट इज ए स्टैटिकल फिनोमेना दैट ओबेज द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि भाई अगर आप जैसे प्रोबेबिलिटी की वजह से आपने एक पासा फेंका, उसमें प्रोबेबिलिटी आप फिक्स नहीं बता सकते, 1 आएगा 2 आएगा 6 आएगा, आप उसमें प्रोबेबिलिटी बताते हो कि हाँ 1 आ सकता है 6 आ सकता है, इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है ना। उसी तरह इसमें फिक्स नहीं बोल सकते। आपने बोला कि 10 मैंने न्यूक्लियस लिए और उसमें से फिर हमने देखा कि हाँ 10 में से 3 तो हो रहा है, 10 में से 5 में जो है रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो आप प्रोबेबिलिटी शो कर सकते हो, है ना। तो फिक्स नहीं बता सकते। तो इसमें क्या हम ये प्रोबेबिलिटी पर बेसिस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियस एट सम गिवन इंस्टेंट, यानी कि किसी फिक्स इंस्टेंट टाइम पर कि किसी न्यूक्लियस के अंदर जो है किसी न्यूक्लियाई का है जो उसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव डीके होगा या नहीं होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड प्रेजेंट एट दिस इंस्टेंट, यानी कि उस प्रेजेंट टाइम पर, यानी कि किसी फिक्स इंस्टेंट टाइम पर अगर आपको रेडियो एक्टिव डीके की जो है कि कितना रेट चेक करनी है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे 100, 1000, 10,000, उतने ही जो है वो रेडियो एक्टिव डीके होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक बात करते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ द डीके, यानी कि जो डीके होता है वो कितना होगा या नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, ऑफ ए न्यूक्लियाई एट सेम गिवन इंस्टेंट टाइम, यानी कि उस गिवन इंस्टेंट टाइम पर कि इस टाइम पर अभी इस प्रेजेंट कितना जो है रेट है किसकी, जो है रेडियो एक्टिव डीके की, वो किस पर डिपेंड करेगा कि एट प्रेजेंट यहाँ पर हमारे पास कितने न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो रेट ऑफ डीके जो है, रेट ऑफ, सबसे पहले तो रेट ऑफ डीके जो है वो क्या होता है गाइस,
तो रेट ऑफ डीके क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, ठीक है, ऑन टाइम, यानी कि पर सेकंड कितना है या पर मिनट जो है हमारे बात कर रहे हैं कि भाई कितने न्यूक्लियाई जो है डीके हो रहे हैं। तो रेट ऑफ डीके आ गया हमारे पास, ठीक है। तो रेट ऑफ डीके जो होता है इसका मतलब क्या है, इंस्टेंट टाइम पर जब बात करते हैं तो dN/dt बोलते हैं इसको। इंस्टेंट टाइम पर हम बात करते हैं, बहुत ही छोटे टाइम पर बात करते हैं तो इसको क्या लेंगे, dN/dt। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डीके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है n, यानी कि जो है रेट ऑफ डीके जो है माइनस dN/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के, कि उस इंस्टेंट टाइम पर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली क्या है ये प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या आ रहा है, dN/dt जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, लेमडा n के गाइस, लेमडा n के गाइस, dN/dt जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, लेमडा n के। और जहां पर लेमडा क्या है, डी के कांस्टेंट है, लेमडा जो है वो क्या है, डी के कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पर। तो ये लेमडा क्या है, ये है डी के कांस्टेंट, ठीक है। डी के ये क्या है हमारे पास, लेमडा जो है वो क्या है डी के कांस्टेंट है, या इसको डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो लेमडा क्या है यहाँ पर, डी के कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बात समझे चलो, तो यहां से बात कर रहे हैं, अब हमारे पास जो है ये कितना है रेट जो है हमारी पास, इसकी हम बात करते हैं कि कितना जो है इसमें रेट कितनी है। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं, इसका डेरिवेशन जो है हम आगे करते हैं गाइस। देखिए इस फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हमारे पास क्या है, माइनस dN है, एट प्रेजेंट माइनस dN/dt इक्वल टू क्या है, लेमडा n, ठीक है। हमारे पास क्या है, लेमडा n गाइस। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, इसको मैं माइनस इस तरफ ला देता हूं, ठीक है गाइस, यहां से माइनस लेमडा n है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये dt इस तरफ ले आता हूं और n इस तरफ ले आता हूं, ठीक है गाइस। तो मैं इसको कर देता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, dN/n इक्वल टू माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा dt। क्या मैं बोथ साइड से इंटीग्रेशन कर सकता हूं, सेम वेरिएबल है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो नाउ इंटीग्रेशन द बोथ साइड, द बोथ साइड। अब बोथ साइड में मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेट द बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, जो है इक्वेशन है इसको हमने क्या किया, बोथ साइड से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मैं इसमें दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर देता हूं, किसका, dN/n का, और साथ में माइनस लेमडा, लेमडा क्या है कांस्टेंट, और इधर क्या है टाइम का इंटीग्रेशन करता हूं। अब टाइम की बात कर रहा हूं, t बराबर क्या है, 0 से लेके मैं बात कर रहा हूं टाइम t बराबर t पर, ठीक है गाइस। मैं बात कर रहा हूं टाइम जो है हमारा t इक्वल टू 0 से लेता हूं, और टाइम जो है t इक्वल टू t लेता हूं, और t बराबर 0 जब इंस्टेंट जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, इनिशियली मेरे पास जो न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n0 है, और फाइनली जो है न्यूक्लियाई हम बात कर रहे हैं, फाइनल में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n बचे हुए हैं गाइस। इनिशियली जब हमने इक्वेशन शुरू की थी, जब हमने रिएक्शन शुरू की थी, ये ना गाइस, जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उस टाइम हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, n0 है, इनिशियली कितने हैं, n0 है, और बाद में जो मिल रहे हैं वो कितना है, n है गाइस। तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं गाइस, जहां पर n0 क्या है, इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n0 क्या है, इनिशियली जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कितने हैं गाइस। अब देखिए इसका जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं कि ये क्या फॉर्म है, ये dx अपॉन एक्स है कि नहीं, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एन इंटू डी एन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या होता है, ये इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये log x होता है कि नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, log x, तो इसका 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log n आएगा हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, log n आ जाएगा। आगे बात समझे, तो इस चीज का हमने अब इंटीग्रेशन किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया log n गाइस, और ये कहां से कहां तक है, n0 से लेकर n इक्वल टू माइनस लेमडा,
ये जो है dt, ये कितना हो गया, लेमडा t आ गया। dt का जो इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया t, और t यहाँ पर है 0 से लेके कहाँ तक, t तक गाइस। चलो गाइस अब हम बात करते हैं, जब इसकी वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या है, log n हमने क्या लिखा, अब जब इसमें वैल्यू गिरी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल log n माइनस log n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा, यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा t माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये log n माइनस log n नॉट है तो मैं इसको n अपॉन n नॉट लिख सकता हूं। जब माइनस में होते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, log n अपॉन क्या आएगा, ये n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा, ये क्या है गाइस t, ये क्या हो जाएगा माइनस लेमडा टी। अब मैं इस log को हटाऊंगा, एक्सपोनेंशियल करूंगा तो मेरे पास यहां से क्या मिल जाएगा, n अपॉन n नॉट, log हटेगा इस साइड में आएगा तो e लग जाएगा e माइनस लेमडा टी गाइस, n अपॉन n नॉट इक्वल टू e माइनस लेमडा टी। हाँ एक ये जो फॉर्म मिल रही है गाइस, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इस फॉर्म को हम बोलेंगे, ये एक्सप्रेशन जो है लॉगरिथम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं गाइस। इस फॉर्म को कौन सी बोल रहे हैं, लॉगरिथम फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि लॉग में है ना गाइस, तो ये क्या है लॉगरिथम फॉर्म, और इसको आगे हम यहाँ पर करते हैं गाइस। तो अब मैं इसका लॉग हटाऊंगा तो n अपॉन n नॉट इक्वल टू क्या आ रहा, e की पावर माइनस लेमडा टी आ रहा है गाइस। तो यहाँ से n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस n क्या है, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी गाइस, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव डीके का ये मैथमेटिकली फॉर्म है गाइस, रेडियो एक्टिव डीके का ये क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म है गाइस। यानी कि कितने जो है रेडियो एक्टिव डीके होंगे वो इसके ऊपर नंबर ऑफ किसके डिपेंड कर रहा है, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है गाइस। तो यहां तक इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो फॉर्म किया ना यहाँ से, इसको यहाँ पर इस किस तरीके से लिखा है, क्योंकि देखिए ये जो लिखा ना हमने यहाँ पर, देखिए जो log y इक्वल टू, अगर मैं x लिखता हूँ तो y इक्वल टू e की पावर x होती है गाइस, ये फॉर्म होती है log की, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं गाइस, ये भी आप समझ लेना कि y इक्वल टू e की पावर x आ जाएगी अगर log हम हटाते तो ये नोट कर लीजिए, डेरिवेशन है ये हमारा किसका, जो ये रेडियो एक्टिविटी है डीके जो है उसका, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके का। अब हम बात करेंगे लेमडा के बारे में। जो लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट है। इस डीके कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं डीके कांस्टेंट के बारे में गाइस, कि डीके कांस्टेंट क्या होता है, कि डीके कांस्टेंट जो होता है कि ये बताता है कि पर यूनिट एटम जो होता है ना उसके अंदर कितना रेडियो एक्टिव डीके होगा गाइस। मान लो तो यूरेनियम ले लिया हमने, यूरेनियम ले लिया 238 गाइस, ठीक है। उसके हमने न्यूक्लियर ली, फिर हमने देखा कि इसके अंदर कितना जो है डीके न्यूक्लियस डीके होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कौन बताता है, ये डीके कांस्टेंट है वो बताता है गाइस, ठीक है। तो डीके कांस्टेंट लेमडा, यानी कि लेमडा इक्वल होता है किसके, पर यूनिट जो है, पर यूनिट डीके जो सॉरी रेट ऑफ डीके, रेडियो एक्टिव डीके पर यूनिट एटम, किस पर यूनिट एटम पर या पर यूनिट न्यूक्लियाई गाइस, ठीक है। तो लेमडा इज ए रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर यूनिट एटम, ठीक है गाइस। अब ये तो हो गया हमारे पास लेमडा जो है कि ये बताता है कि भाई पर यूनिट एटम के हिसाब से कितने रेडियो एक्टिव डीके होंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें ऐसे तो पता नहीं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमारे पास जैसे कि हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई, हमने न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला देखा था कि भी एन टाइम बाद कितने न्यूक्लियाई बचे हैं, वो फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, एन इक्वल टू एन। इनिशियली हमारे पास मान लो एन नॉट न्यूक्लियाई थे और ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये हमें फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। मान लो मैंने लिया टी इक्वल टू 1 लेमडा पर, टाइम जो लिया मैंने क्या लिया, 1 लेमडा लिया, यानी कि टाइम इज प्रोपोर्शनल जो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 लेमडा के, राइट। चलो गाइस, तो मैंने कहा यहाँ पर t इक्वल टू लिया मैंने क्या, 1 लेमडा। जब मैंने t इक्वल टू 1 लेमडा लिया तो मेरे पास n इक्वल टू क्या हो गया, तो n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा
ये क्या हो गया 1 अपॉन लेमडा। तो ये तो लेमडा से लेमडा कट गया, तो यहाँ से मेरे पास n क्या बच गया, n नॉट e की पावर -1 बच गई, नहीं बच गई, ये क्या हो गया -1 मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, n इक्वल टू n नॉट अपॉन 1 अपॉन ई, क्या हो गया 1। अब 1 अपॉन ई की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 1 अपॉन ई जो होता है 1 अपॉन ई जो होता है वो होता है 0.368। तो मैंने इसको लिखा तो n इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 0.368 इंटू एन नोट। ध्यान रखिएगा यहां पर चीज देखनी है कि ये एन नोट क्या है, इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, और 1 अपॉन लेमडा टाइम के बाद 1 अपॉन लेमडा टाइम के बाद n कितना हो गया, इतना हो गया, यानी कि जो इनिशियल न्यूक्लियाई था ना उसका इतना, इनिशियल न्यूक्लियाई है ना उसका इतना, इसका मतलब इनिशियल न्यूक्लियाई का कितना परसेंट, इनिशियल न्यूक्लियाई का जो है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब कितने हो जाते हैं 36.8% बच जाते हैं। जब हमारे पास जो है हम बात कर रहे हैं कि शुरू में मान लो, इसका मतलब क्या है कि शुरू में सपोज कीजिए हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे, इनिशियली ये 1000 न्यूक्लियाई थे, 1000 हमारे पास इनिशियली 1000 न्यूक्लियाई थे, और जब मान लो 100 न्यूक्लियाई थे, और जब इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव डीके होके जब इसमें 36.8 जो है न्यूक्लियाई बच जाएंगे, तो इस टाइम में मान लो 100 से लेकर 36.8 न्यूक्लियाई बचने तक का जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है, वो 1 अपॉन लेमडा के इक्वल है। माना कि यहाँ पर इसमें कितना है, टाइम कितना लगा 10 आवर लगा, मान लो 10 आवर लगा, तो 10 आवर यानी कि 10 इक्वल टू ये 10 आवर किसके इक्वल हो गए 1 अपॉन लेमडा के, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू किसके आ गया 1 अपॉन 10 के, 1 अपॉन 10 आ गया है ना। तो इससे यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि भी किसी भी हमें जो है डीके कांस्टेंट निकालना है, किसी भी जो है न्यूक्लियाई के लिए हमें क्या निकालना है, डीके कांस्टेंट निकालना है। तो हम देखेंगे भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं और कितने टाइम में उनका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का 36.8% बच जाता है, यानी कि कितने टाइम में उसका 60 हम बात कर रहे हैं 63.2 जो बच जाता है, पीछे जो बच रहा है गाइस कि इसमें कितना परसेंट जो है ना वो पीछे बच जाता है, उसके इक्वल ये बच जाएगा ठीक है गाइस। तो जब तक ये इतने न्यूक्लियाई बच नहीं जाते तब तक हम उसका देखते रहेंगे कि भाई उसमें इतने न्यूक्लियाई बचने में कितना टाइम लगते हैं, और उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की। भाई मान लो इसमें यहाँ तक पहुँचने में 10 घंटे लगे, और इसका जैसे ही हमने इन्वर्स किया तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है, लेमडा की। t बराबर 1 अपॉन लेमडा पर कितने न्यूक्लियाई बचना चाहिए 36.8% किसका, इनिशियल न्यूक्लियाई का, किसका, इनिशियल जो न्यूक्लियाई है उनका 36.8% बचेगा कितने पर, कब, जब t इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा होगा। और जैसे ही हमने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में 36.8 न्यूक्लियाई बचने में 10 घंटे लगे, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 10, हम उसका इन्वर्स करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं